जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष करोरा बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। क्या क्या देखा था हमने कि सेल क्या होता है ना। और हमने देखा था कि बेसिकली सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। आ रही है ना बात समझ। और हमने देखा था कि सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो बताओ किसने डिस्कवर किया था लाइफ सेल को। तो आंसर निकल के आएगा कि एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था सबसे पहले एक लाइफ सेल को, है ना। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन सर का ईयर याद रखना, वो है 1831। और इन दोनों से पहले भी कॉर्क कैम्बियम में जो हमारे साहब थे, कौन से थे, रॉबर्ट हुक साहब थे। उन्होंने कॉर्क कैम्बियम में क्या देख लिया था, रॉबर्ट हुक नाम तो याद है ना। 1665 उन्होंने कॉर्क कैम्बियम में हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। और उन्हीं को क्या नाम दे दिया था, सेला। सेला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम या फिर सेल, ठीक है। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ हैं। हाँ, और रॉबर्ट हुक साहब की बात करते हैं तो कल मैंने आपको कहा था ना, मैं आप लोगों को वो इमेज दिखाऊंगा जो रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोग्राफिया में बनाई थी। और चलो, तो मैं तुम लोगों को वो दिखाता हूँ। वो इमेज ये है, देखिए देखिए, ये ऐसी है ना। मधुमक्खी के छत्ते जैसी इमेज है, ये इन्होंने बनाई थी। और फिर ये वाली इमेज जो है, एक सेकंड शेयर करता हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। ये ये देखिए, ये इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। ये आपको दिख रहा है या नहीं, उसे दिख रहा होगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ माइक्रोग्राफी, ठीक है ना। तो इसका मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से हो गई होंगी, ठीक है। तो बढ़ जाएं आगे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, सेल थ्योरी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, कहाँ से, सेल थ्योरी से। अच्छा, सेल थ्योरी इन 1838 मैथियस श्लीडेन एंड अ जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। बेसिकली सेल थ्योरी के बारे में हमेशा दो चीज़ें याद रखना कि ये इसको देने वाले, दो चीज़ बोल रहा हूँ, बेसिकली इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो उनका एक का नाम था श्लीडेन और दूसरे का नाम था शॉन। श्लीडेन और शॉन, जो श्लीडेन थे वो क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। और इन्होंने अपना स्टेटमेंट कब दिया था, 1838 में। बेसिकली 1838 में इन्होंने अपनी बात रखी थी। एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. Basically इन्होंने क्या करा, ऑब्जर्व करा प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स को, और इनको ये मिला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन वो सब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, और उससे ही मिलकर क्या बना होता है, प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम, और बेसिकली इसी समकालीन टाइम पर, बेसिकली सेम समय पर, समकालीन बेसिकली मतलब होता है सेम समय काल। तो बेसिकली अबाउट द सेम टाइम थियोडर शॉन, ठीक है। अब कौन आए भाई साहब पिक्चर में, शॉन। पहले कौन थे, श्लीडन। 1838 की बात करें तो तब कौन आए थे, श्लीडन, वो क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। और 1839 की बात करें तब अपना स्टेटमेंट कौन लेके आए, शॉन, ठीक है। और ये कहते हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, है ना। बॉटनिस्ट तो समझते हो जो प्लांट्स का अध्ययन करेगा, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाला है। जूलॉजिस्ट वो जो एनिमल्स के बारे में पढ़ेगा। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट द सेल्स हैज अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इन्होंने, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट शॉन, इन्होंने क्या करा, लार्ज नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के डिफरेंट एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ाई करी और देखा और ऑब्जर्व करा, और उनको ये मालूम चला कि जो जितने भी सेल्स हैं वो थिन आउटर लेयर से कवर्ड होते हैं, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, जिसे आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और बात कहते हैं, मतलब एक और नाम से जानते हैं, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। दिख गया आपको, सेल मेम्ब्रेन, बड़ा ही सुंदर, ठीक है, मैंने लिखा है टाइप किया है ना। समझ गए बात को। तो बेसिकली इन दोनों के स्टेटमेंट से ही मिलके क्या बनी हुई है, सेल थ्योरी, ठीक है। और किस किस के स्टेटमेंट से, श्लीडन के और शॉन के। याद रखना, श्लीडन ने कब अपनी बात प्रपोज की थी 1838 में। शॉन ने कब की थी, 1839 में। कोई डाउट वाली बात है इसमें क्या, नहीं। श्लीडन क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट था, और शॉन क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ गई बात समझ।
ही कंक्लूडेड, और अब शॉन ने और क्या कंक्लूड किया, एक तो ये कंक्लूड किया कि सेल जो रहती है एनिमल सेल वो किससे सराउंडेड रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दूसरी चीज इन्होंने क्या कंक्लूड की, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने जब प्लांट्स के सेल को ऑब्जर्व करा तब उनको मालूम चला कि जो एनिमल सेल में स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अगर आपको 9th क्लास की बातें याद हो, नहीं भी हो तो 9th क्लास में बताया जाता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल में दोनों चीजें प्रेजेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी, बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, वहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब ना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर प्लांट में एनिमल बेसिकली प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। तो मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से आप भी इसको याद रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है, बेसिकली जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स उनको ऑल द टाइम 12 मंथ्स कहाँ रहना पड़ता है, हम बाहर, घर के बाहर रहते हैं ना। प्लांट के साथ तो ऐसा है नहीं कि तुम उसको घर के अंदर ले आओ, बाहर नीम का पेड़ लगा उसको उखाड़ा तुमने, भाई ठंड बहुत है बाहर, अंदर ले जाओ उसको, मम्मी कंबल निकाल दो इसके लिए, इसको उड़ा के खिला देंगे, या ये अब उड़ के रहेगा। या तुम बाहर जाके भी कंबल नहीं उड़ाते उसको, ऐसा तो नहीं करते, करते हो क्या, नहीं। जब बहुत तेज बारिश होती रहती है, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, तुरंत जितने भी दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स रहते हैं वो तुरंत इधर उधर भागते हैं, काय की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। बट प्लांट वहीं का वहीं डटा हुआ खड़ा रहता है। मतलब प्लांट्स को बहुत सारी हार्श कंडीशन का सामना करना है। तो हार्श कंडीशन का सामना जब करेगा तो प्लांट को कि सेल्स को टफ होना चाहिए या नहीं, मतलब बेसिकली इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ये सब कुछ बियर कर लें। तो इसीलिए नेचर ने उन्हें क्या दी है, सेल वॉल। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि प्लांट सेल में हमेशा याद रखना क्या प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल में नहीं मिलेगी, प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ, बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ना, याद रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, the presence of, ये हो गया। अच्छा, Sean proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। बेसिकली Sean जो थे उन्होंने बोला hypothesis। अब बात आती है hypothesis। hypothesis का मतलब होता है कि कोई भी थ्योरी दे देना। थ्योरी का मतलब होता है hypothesis, जो कि प्रूवन नहीं है बट हम लोगों ने बता दिया। अब इसके आगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इसको प्रूव किया जाएगा। आ रही है बात समझ, है ना। तो इन्होंने क्या प्रपोज की थी, हाइपोथेसिस प्रपोज की थी कि जितनी भी बॉडीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, मतलब जो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है। और नहीं तो जो प्रोडक्ट सेल फॉर्म करने वाले हैं वो, अब सेल क्या फॉर्म करेगा, टिश्यूज फॉर्म करेगा, ऑर्गन फॉर्म करेगा। आ रही है ना बात समझ, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी आपसे ये देखने के लिए। शॉन एंड श्लीडन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। और शॉन और श्लीडन ने, बेसिकली श्लीडन और शॉन दोनों ने, आपको मालूम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। नीट 2019 में भी पूछा गया था ये सिंपल सा क्वेश्चन, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो आंसर क्या है भैया, श्लीडन और शॉन, ठीक है। श्लीडन और शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। बेसिकली इन्होंने ये नहीं बता पाए थे ये कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, बट इन्होंने ये जरूर बता दिया था, न्यू सेल्स के बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाए थे, बट इन्होंने ये जरूर बता दिया था कि बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सब की जो बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल से, और सेल से मिलने वाले प्रोडक्ट से मिलके बनी होती है। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर कौन आया, अब बेसिकली ना क्या होता है, अगर साइंस है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन देने के लिए भी कोई आएगा, ठीक है। तो कौन आया, वो आया रुडोल्फ विर्को भाई साहब। कौन आए, रुडोल्फ विर्को। कब आए, 1855 में। कब आए, 1855 में। इन्होंने सबसे पहली बार ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं। इसका मतलब जो सेल्स नए बनेंगे वो किससे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आ रही है बात समझ, सेल्स किससे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और नए सेल्स को जन्म देंगे। आ रही है बात समझ,
है ना। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्को ने। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, ये भी पूछा जाता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने करा। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो ये करने वाले कौन थे भाई साहब? ये थे हमारे रुडोल्फ विर्कोव। कौन थे? रुडोल्फ विर्कोव, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो भी बोलते हैं इन्हें और रुडोल्फ विर्कोव भी बोलते हैं। आ रही है ना बात समझ कि कौन थे भाई मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी करने वाले साइंटिस्ट? रुडोल्फ विर्कोव। आ गई बात समझ। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था बेसिकली वो क्या था? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था वो था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये भी पूछा जाता है कि बताओ ओमनी सेलुला ई सेलुला कहने वाले ये टर्म, बेसिकली ये जो स्टेटमेंट था ये किसका स्टेटमेंट है? ये है रुडोल्फ विर्कोव का, ठीक है। आ गई बात समझ। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann and give the new cell theory a final shape. और इन्होंने जब ये बता दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया कि भाई ये बता दिया जो श्लीडन और शॉन उत्तर नहीं दे पाए थे कि पुराने जो नए सेल्स हैं वो आते कहाँ से हैं, ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्कोव ने बताया। जब ये बता दिया तो हम क्या बोलते हैं कि सेल थ्योरी को एक नया आयाम मिला, एक नया शेप मिला। और सेल थ्योरी जो आज हम जानते हैं वो क्या है? दो स्टेटमेंट। क्या? बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये तो हमारे स्टूडेंट और शॉन भैया बता गए थे। उसके बाद जब हमारे नए सेल आते कहाँ से, ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्को ने। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आ गई बात समझ। और जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो किसने दिया था ये? रुडोल्फ विर्को ने। कब दिया था ये? 1855। तो ये बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी कब हुआ था? तो वो हुआ था 1855 में। कोई भी डाउट? मेरे ख्याल से अब तक नहीं होगा, तो बढ़ जाऊं आगे, ठीक है। तो चलो मैं बढ़ता हूँ। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अच्छा, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। बेसिकली अब हम सेल के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि सेल को ऊपर से जानेंगे कि सेल है क्या, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ने वाले उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ ओवरव्यू जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में और इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक, ठीक है। जो हमारी क्लास होती है, कौन सी क्लास होती है भैया? जो हमारी क्लास होती है 9th, उसमें हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली अनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर दिखवाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे स्टेन का यूज करवाया जाता है। स्टेन क्या होते हैं? बेसिकली स्टेन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी लिविंग सेल्स को या डेड सेल को बेसिकली रंग सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टेन कर सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? कलर। आ रही है बात समझ? स्टेन, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम स्टेन यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? सैफरन, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को और अच्छे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं आपके सेल चैप्टर के 9th क्लास का, आप लेक्चर भी देख सकते हो, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग पाने में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। और नहीं तो बाकी मैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कवर करता ही जा रहा हूँ। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो अगर आप क्या देखोगे, अब अपन उनका स्ट्रक्चर याद करते हैं, तो अगर आप अनियन सेल को देखोगे तो वहां पर आपको एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखेगी जो कि बिल्कुल आउटर बाउंड्री होगी, और उसके जस्ट अंदर क्या मिलेगी हमको? सेल मेम्ब्रेन। आ रही है बात समझ? ठीक है। कुल मिला के आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सेल वॉल है, और इसके अंदर जस्ट बेसिकली डिस्टेंस तो नहीं ज़्यादा होता, बट ड्राइंग मेरी आप जानते हो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है, तो ठीक है, इसलिए थोड़ा ऐसा बन गया। बट ये क्या, ये हमारा क्या है? सेल वॉल। ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टिपिकल प्लांट सेल की, ठीक है। और ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। बेसिकली और जो हमारा ह्यूमन चीक सेल होगा वहां पर हमको ये देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे सिर्फ क्या देखने को मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और सेल को क्या कर रही होगी? सेपरेट कर रही होगी। कोई डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होगा। कोई भी डाउट होता पूछ सकते। अच्छा, इनसाइड, हाँ, inside
ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और मेनली ये कहाँ होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर पे। कहाँ प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। और प्लांट सेल में पेरीफेरी पर प्रेजेंट होगा। पेरीफेरी का मतलब है बेसिकली बाउंड्री के पास, और एनिमल सेल में सेंटर पर। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। अब बेसिकली न्यूक्लियस में होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि क्रोमोसोम है। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है और क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। समझ गए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, चलो ऐसे बताता हूँ। चलो अच्छा एक सेकंड रुको, मैं इसको इरेजर से रफ करता हूँ, मैं अच्छे से यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। उसके बाद चलो चलते हैं वापस। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। आ रही है बात समझ, इसको भी सर थोड़ा ठीक कर दो। हाँ लो कर दिया, समझ गए। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डीएनए। क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called as prokaryotic। बेसिकली ना क्या है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो इसको भी मैं लिखता ही हूँ। ठीक है, ये समझ गए, ये समझ गए। चलो वेरी गुड, इसको रब कर दिया जाता है जाए। अच्छा हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को कि ऑन द basis of nuclear membrane cells are divided into two categories। सेल को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दो कैटेगरी में। ठीक है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है, दो कैटेगरी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो किस बेसिस पे करेंगे, प्रेजेंट पर। प्लस ईएनटी का मतलब देखो, शॉर्ट फॉर्म जान जाओ, बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी हमको मालूम होना चाहिए। प्लस ईएनटी का मतलब होता है प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट। ठीक है, और माइनस ईएनटी मतलब एब्सेंट। समझ गए बात को, तो प्रेजेंट और एब्सेंट समझ गए, वेरी गुड। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो न्यूक्लियस को घेरने वाली बाउंड्री। आ रही है बात समझ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट होगी तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इनको यूकैरियोट। क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। ठीक है, अगर एब्सेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इनको प्रोकैरियोट। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गंदा लग रहा है क्या, तो इसको अच्छा कर देते हैं यार, बोलो तो हुक्म कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारा यू कैरियोट, और यहाँ पे हमारा तो, समझ गए बात को। अच्छा, अब कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाऊँ मैं तो, हाँ तो थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ। अच्छा, अब चलो मैं कुछ समझा चाहता हूँ, इतना समझ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, मैंने शुरू में बताया था बायोलॉजी में, ये नहीं बताया था, पता नहीं बताया नहीं बताया, पर अब जान लो कि बायोलॉजी में कोई भी वर्ड कैसा नहीं होता, फालतू नहीं होता।
कुछ भी तुमको यहाँ पर फालतू देखने को मिलने वाला नहीं। वर्ड है, इसका मतलब उसका पीछे का रीजन होगा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कहने का भी क्या है, रीजन। क्या है, रीजन। अब वो रीजन क्या है ये समझते हैं, वो रीजन क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो हमारा यू है, यू, इस वर्ड का यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू। और कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। समझे बात, हाँ या ना, समझ गए, ठीक है ना, समझ गए बात। अच्छा, अब प्रोकैरियोट में प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और कैरियन मीन्स या फिर कैरियोट मीन्स, बेसिकली कैरियोट मीन्स बियरिंग, ठीक है। और कैरियन देखो लिखा है ना, कैरियन, KARYON, क्रेयन नहीं बेटा, कैरियन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो यार हाँ ठीक है, ऐसे भी लिखे रहने दो, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है ना। बेसिकली ये दिख रहा होगा ना, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ट्रू मतलब जिसमें हमको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिले, ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। प्रिमिटिव यानी पहले, प्री एग्जिस्टिंग, जो कि बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल पता है क्या प्रोकैरियोट का, बैक्टीरिया। क्या है, और यहाँ पर यूकैरियोट में तुम ह्यूमन सेल ले सकते हो, एनिमल सेल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे आगे, प्रोकैरियोट के भी एग्जांपल देखेंगे बहुत सारे, और यूकैरियोट के भी। इतना बेसिक मतलब समझे कि नहीं समझे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो अब बढ़ जाए आगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी बताइए ना, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट्स बनाते जाना, और हमेशा याद रखना खुद के बनाए हुए नोट्स की ना बात ही अलग होती है, ठीक है। अच्छा, ये सब समझ गए। अच्छा, इन बोथ, अब हमको रीड करना है ऐसे, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। बेसिकली चाहे प्रोकैरियोट की बात करो चाहे यूकैरियोट की बात करो, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, उस वो किसके अंदर भरा रहता है, सेल के अंदर भरा रहता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग, करेक्ट है या फॉल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रू है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। चाहे प्लांट की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो, आ गई बात समझ। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ठीक है। जो सेल में लगातार रिएक्शंस चल रही हैं, वो हो कहाँ रही हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और बेसिकली साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट मालूम है क्या होता है, बहुत कुछ होता है उसमें, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कई सारे हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेन कंपोनेंट है ना, मेन फ्लूइड मैट्रिक्स है वो एक। तो बेसिकली वो जो फ्लूइडिटी उसको कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमारा वाटर। क्या हो रहा है हमारा, क्या दे रहा है हमारा, वाटर। वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए तो हम बोलते हैं जल ही जीवन है ना। उसका रीजन है, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। हमारी बॉडी में 70% से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट है, वाटर। आप लोगों ने वो एड भी देखा होगा ना, हेमा मालिनी का, वो है ना, कैंटारो का, जिसमें वो ऐसे ऐसे हुला हुप करते रहते हैं, है ना। और बेसिकली मैं किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि उसमें भी तुम लोगों ने जो मोस्ट कॉमनली चीज़ जो दिखती है आसपास, मैं उसकी बात करता हूँ। तो बेसिकली वो भी तुम लोगों ने देखा होगा, एड में तक बता रहे थे कि जो हमारी बॉडी में 70% क्या है, वाटर। तो हमारे हर एक सेल में मेन कंपोनेंट क्या है साइटोप्लाज्म का, वाटर। साइटोप्लाज्म क्या है, बेसिकली सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या करता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल का। पूरे सेल में कौन भरा होता है, साइटोप्लाज्म। और यहीं पर मेन सारी रिएक्शंस प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो चलती रहती है, ताकि जो सेल है वो किस में रह सके, लिविंग स्टेट में रह सके। आ गई बात समझ, बढ़ जाऊं आगे, चलो बढ़ता हूँ। बिसाइड्स द न्यूक्लियस,
Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles. ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा भी जो यूकेरियोटिक सेल है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, न्यूक्लियस के अलावा भी जो यूकेरियोटिक सेल हैं उनमें अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स. क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स. ठीक है, अब इनके एग्जांपल क्या है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ईआर. क्या बोला मैंने, एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनल. ठीक है ना, क्या हम लोग क्या बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के अलावा भी यूकेरियोटिक सेल में दूसरे दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स. क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनल्स, या फिर कॉमनली हम बोल देते हैं ऑर्गेनल. सेल में प्रेजेंट इसलिए बड़े भाई सेल ऑर्गेनल बोलते हैं. आ रही ना समझ, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एग्जाम्पल एक और है, जीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो सर लाइसोसोम को एलएस बोलते हैं, नहीं नहीं है ना, लो स्टैंडर्ड नहीं बोलते, एलएस नहीं बोलते, बेसिकली लाइसोसोम ही बोलते हैं. फिर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोचॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, समझ गए बात को. ये मेन, ये हमारा पावर हाउस कहलाता है. ठीक है ना, लगातार इसी में रेस्पिरेशन चलता रहता है और हमको एनर्जी मिलती रहती है. ये क्या जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है. ठीक है, 9th क्लास में भी है ये सब, पढ़ते हैं. बट चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ लो. माइक्रो बॉडीज एंड वैक्यूल्स. ठीक है ना, माइक्रो बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये सब क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनल्स. तब प्रो और भी हैं, और भी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रोसोम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हम लोग यहाँ पर उनका जिक्र नहीं कर रहे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आगे पढ़ेंगे. द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. और प्रोकैरियोटिक सेल में हमको ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने नहीं मिलती. तो अब तक देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब तक अपन लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा. अब सेल कितने तरीके की होती है न्यूक्लियस के बेस पे, तो हमने बांट दी कि बड़े भाई, बड़े भाई क्यों बोल रहे हो सर, है ना, चलो कोई नहीं. मैं कह रहा था कि बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे थे कि सेल कितने तरीके की होती है, दो. कितने तरीके की होती है, दो. ठीक है, बना बनाते हैं ना, मतलब बेसिकली मैं तुम लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके. ठीक है ना, ये होते हैं दो तरीके. एक को क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आ रही है ना बात समझ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, हाँ. तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूकैरियोट, कैरियोट, यूकैरियोट है ना, यूकैरियोट, और दूसरा होता है प्रोकैरियोट. एक होता है यूकैरियोट, दूसरा होता है प्रोकैरियोट. कोई शक वाली बात है, मेरे ख्याल से बात समझ गया. ठीक है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में एक डिफरेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक डिफरेंस ये पढ़ा, इट हैज मेम्ब्रेन, इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, हाँ, इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इसके बारे में क्या पढ़ा, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एक एक डिफरेंस दोनों में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. या अगर शॉर्ट में लिखना होता तो हम ये भी लिख सकते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. समझ गए बात को, ठीक है. दूसरा हम लोगों को जो डिफरेंस यहाँ पर पता लगा, आते आते बढ़ते बढ़ते, वो ये पता लगा कि भाई साहब यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट. तो अब तक तुमने दो डिफरेंस जान लिए कि नहीं, है ना. सेल नल्स, सेल ऑर्गेनल्स. कोई शक, बोलो बेटा, कोई शक, मेरे ख्याल से आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ. दो डिफरेंस तुमने जान लिए, कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला.
ये वाला, चलो समझ गए। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, ठीक है। बट एक सेल ऑर्गेनल ऐसी होती है, वो एक्सेप्शन है, वो होती है राइबोसोम। क्या होती है? राइबोसोम, ठीक है। इनको हम प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल भी कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, बट सुन लो काम में आएगा, ठीक है। तो राइबोसोम और नॉन मेम्ब्रेन, और ये कैसे होती है? नॉन मेम्ब्रेन होती है, बाउंड सेल, बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। ये दोनों में देखने मिलेगी, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक। तो राइबोसोम एकमात्र ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक में। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन द टू ऑर्गेनल्स, ठीक है। बेसिकली अब ये बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है। वो बात ये आती है, एक मिनट थोड़ा लाइट का गड़बड़ हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा, चलो छोड़ो, हाँ, बट स्क्रीन पे तो सब सही दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल। बेसिकली ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होंगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, और अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो ये दो सेल ऑर्गेनली के अंदर भी देखने मिलेगी। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है बेटा हमको? सिर्फ प्लांट्स में। बोलोगे सर प्लांट्स में क्यों? तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस कराना। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। चिंता नहीं करो, सब अपन डिटेल में देखेंगे, बट सुन लो, है ना, पता होना चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल में क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, हम में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, डॉग में, बेसिकली किसी भी एनिमल में हमको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ? लेकिन वो प्लांट्स में देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात मेरे ख्याल से नहीं। और माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में? प्लांट्स में भी मिलता है और ह्यूमंस में भी मिलता है, ठीक है, इसके अंदर रहती है। और साथ में ये तो इन दोनों के अंदर मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साथ में ऊपर अटैच्ड भी होंगे, जो हमने अभी देखा ना ER। तो हम अभी इन फ्यूचर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ER है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात क्या है कि उसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। समझ गए बात को? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया राइबोसोम को प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या करोगे तुम हमेशा याद रखोगे। आ रही है बात समझ? चलो मेरे ख्याल से आ रही है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अपने मम्मी पापा से प्यार करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हों तो आप लाइक ज़रूर करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आगे अपलोड होने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहो यार, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है बस मेहनत के अलावा, तो हम वही कर सकते हैं, ये करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट करके मुझसे, ठीक है, बेझिझक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना मैं किसी को जज नहीं करता। मेरे सर ने मुझे यही सिखाया कि नेवर जज एनी बडी, ठीक है ना लुक्स के बेस पे ना नॉलेज के बेस पे, ठीक है, कुछ कम ज़्यादा है तो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कम पता है, किसी को ज़्यादा पता है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ कोई भी जान नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए तुम कितना भी जान लो, तुम कितना भी जान लो, तुम सब कुछ तो कभी लाइफ में जान नहीं सकते। तो हमेशा किसी को भी जज मत करो और मेहनत करते रहो बस, ठीक है। बेहतर इंसान बनो। बाय बाय, टेक केयर।